वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 76 लेके आए। हम 76 नंबर क्लास में इतिहास, भूगोल और क्लास संस्कृति से संबंधित प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये संग्रह। तो हमारे सवाल आपके जवाब पर निर्भर होता है। परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों की रोज शाम 9 बजे ये आपको क्लास मिलती है। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं आज के वो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके संदर्भ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन किस चौहान शासक का समकक्ष था? नागार्जुन किस चौहान शासक का समकालीन था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में नागार्जुन कौन सा आएगा? क्या नागार्जुन वो आएगा जो कनिष्क के समय था, जिसको शून्य का प्रवर्तक माना जाएगा? वो नागार्जुन नहीं है, ध्यान रखना। उस नागार्जुन की बात नहीं कर रहा मैं उस नागार्जुन की बात कर रहा हूं जो दिल्ली के शासक थे। जो दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज तोमर। दिल्ली के तोमर शासकों में एक शासक थे पृथ्वीराज तोमर का भांजा था। कौन था? पृथ्वीराज तोमर का भांजा था। कौन? नागार्जुन। उस नागार्जुन की बात कर रहा हूं जो किसके समकालीन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। और कुछ समय के लिए नागार्जुन और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच एक वीर विरोध भी हुआ था। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आ सकता है कि नागार्जुन किस चौहान शासक का समकालीन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। लेकिन वो कनिष्क वाला नहीं, जो कनिष्क के समय नागार्जुन था उसकी बात, क्योंकि दिमाग में एक ही नागार्जुन चलता है, वो कनिष्क वाला, लेकिन वो नहीं है, ध्यान रखना। ये दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तोमर का मानता था और इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव होता है और दोनों के बीच बहुत सारी गतिरोध विरोधी भावना भी होती है, इसलिए चर्चा में है। दूसरा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल से बसा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, और हाल ही में इतना चर्चित है ये क्वेश्चन। कौन सा? राजस्थान का कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी की स्टाइल से उसकी तरह बसा हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। और जयपुर पुरकोटा ये बसा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की तरह। याद रखना, जयपुर पुरकोटे की नींव जो रखी गई थी वो 18 नवंबर 1727 में रखी गई थी। जयपुर शहर को इसी दिन बसाया गया था और उस समय शासक थे स्वाई जयसिंह। कौन से? स्वाई जयसिंह द्वितीय, जिनका मूल नाम विजय सिंह था और औरंगजेब ने इसका नाम जय सिंह कर दिया और उपाधि कौन सी दे दी? स्वाई की उपाधि दे दी, जो 1700 से लेकर 1743 तक जयपुर की गद्दी पर बैठता है। इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। अब बात आती है जयपुर पुरकोटे की जो नींव रखी थी। एक तो शिल्पी था, डिजाइन करता वो तो था विद्याधर भट्टाचार्य। जो नींव रखी थी वो किसके हाथों के द्वारा? कौन सा पंडित था? पुंडरीक रत्नाकर। कौन सा रत्नाकर? पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय संबंधित है निर्गुण भक्ति से, सगुण व निर्गुण भक्ति दोनों का मिश्रण, या फिर सगुण भक्ति से थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, चरणदासी संप्रदाय है जो है सगुण और निर्गुण दोनों ही थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरणदासी संप्रदाय ऐसा था जो सगुण भी था और निर्गुण भी था। सगुण का मतलब भगवान की भक्ति में यानी मूर्ति में विश्वास करना। निर्गुण जो अपने आत्मा में ही विश्वास करना, मन में ही विश्वास करना, मूर्ति का विश्वास नहीं करना, वो निर्गुण होता है। तो सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण था चरणदासी संप्रदाय। जो किसने चलाया था? चरणदास जी ने चलाया था, जिसकी मुख्य पीठ इनकी दिल्ली के अंदर है और राजस्थान में डेहरा अलवर के अंदर इनकी पीठ स्थित है। तो ये बातें आपको याद रखना। डेहरा और शेरगढ़ दो खास है, तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखना, इनकी मुख्य पीठ तो दिल्ली में, राजस्थान में पूछे तो डेहरा अलवर के अंदर पीठ है। और चरणदासी संप्रदाय के नियम पूछे तो 42। कितने नियम है? 42 नियम है। और अपने राजस्थान के अंदर डेहरा अलवर के अंदर इनका जो चरणदास जी की जो समाधि है वहां पे माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन मेला भरता है, ये याद रखना। और इनकी 2 शिष्यों को याद करना है, सहजो बाई और दया बाई। अगला क्वेश्चन देखो, खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ जफूड़ होते हैं, उनको काटकर साफ करना क्या कहलाता है? यानी खेत जोतने से पहले खेतों में जो झाड़ियां खड़ी होती है, जो खरपतवार बड़ी बड़ी झाड़ियां वगैरह खड़ी रहती है, काटकर साफ करना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? सूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? खेत को जोतने से पहले जो झाड़ियां खड़ी होती है उनको साफ किया जाता है, छोटी मोटी। आजकल तो बहुत कम होती है क्योंकि यंत्र ट्रैक्टर वगैरह इतने चल गए कि हाथों हाथ साफ करते रहते हैं, लेकिन पहले बंजर भूमि हुआ करती थी और लगभग जो खेती है वो बारिश पर निर्भर करती थी, वहां इस प्रकार का सिस्टम होता था, तो उसको क्या कहते थे? सूड़।
अगला क्वेश्चन, सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा गोल झोपड़ी को क्या कहते थे? सहरिया, ये सहरिया जाति जो 12 के अंदर निवास करती है, अपनी छतरीनुमा, इस प्रकार की छतरीनुमा गोल जो झोपड़ी बनाते हैं, छतरीनुमा गोल झोपड़ी बनाते हैं, उसको क्या कहते थे? हताई, गोलमाल झोपड़ी, छपरी या फिर उपयुक्त सभी। आज कुछ कला संस्कृति के क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आऊं, तो इसको हताई कहते थे। वो क्या कहते हैं? सहरिया जाति के जो छतरीनुमा गोल झोंपड़ी है उसको वो हताई कहते हैं। और सहरिया कहां पाई जाती है? 12 के अंदर खास करके। लहरिया भात की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? लहरिया भात की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? याद रखना, श्रावण महीने में। और अभी आपको कल पता है, कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद श्रावण महीना लगने वाला है, और इस श्रावण महीने के अंदर हरिया यानी हरियाली वाली, और श्रावण महीने में बारिश होती है तो हरा भरा रहता है, इसलिए हरिया भात की ओढ़नी राजस्थान में श्रावण महीने में पहनी जाती है। निम्न में से जूना पत्रासर है, निम्न में से जूना पत्रासर क्या है? जैसलमेर में पुरातात्विक स्थल है। जैसलमेर जिले का एक पुराना गांव है। बाड़मेर में पुरातात्विक स्थल है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का एक महल है। तो याद रखना, जूना पत्रासर बाड़मेर में एक पुरातात्विक स्थल। अब कोई ज्यादा इसमें जानकारी नहीं है, बस याद रखना इस प्रकार के नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जूना पत्रासर है, बाड़मेर में एक पुरातत्व स्थल। याद रखना, बाड़मेर के अंदर एक बालोतरा क्षेत्र जिसको प्राचीन नाम खेड़ा है, वहां भी एक छोटी सी सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया? राजस्थान हेल्थ डेवलपमेंट यानी स्वास्थ्य विकास प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2004 को प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक, जो विश्व का सबसे बड़ा ऋण प्रदान करने वाला वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी आईएमएफ के साथ। आईएमएफ के साथ विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। डेविड मालपासा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी चित्रशैली में भौरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? भौरे, जो भौरे होते हैं उनका सबसे ज्यादा, भौरे उड़ने वाले होते हैं ना, भौरे का सबसे ज्यादा चित्रण, यानी किस चित्र शैली में सबसे ज्यादा इनके चित्र बने हैं? बूंदी शैली में, चित्तौड़ शैली में, किशनगढ़ शैली में या अलवर शैली में? इसका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ शैली में भौरों का प्रयोग हुआ है सबसे ज्यादा। ये किशनगढ़ शैली कहाँ की है? अजमेर। और जब भी नाम आता है किशनगढ़ शैली का तो बनी ठनी नाम आएगा। बनी ठनी का नाम आएगा, जिसका चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। राजा सामंत सिंह थे, जिनका बाद में नाम हुआ नागरीदास, और उसको, उस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ियों व घास फूस से बनाई गई मानवाकृति क्या कहलाती है? आपको पता होगा, जो कृषि से संबंधित विद्यार्थी हैं, खेतों में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं, उन्हें पता होगा लकड़ी या घास फूस से बनाई गई मानवाकृति होती है। कई बार ऐसे लकड़ी ऐसे डालकर उसे कोई मटकी वगैरह में काली करके उसे भी सेट कर दिया जाता है, या फिर एक लकड़ लेकर उसमें एक कमीज पहना के ऐसे बना दिया जाता है पशुओं को डराने के लिए, ठीक है। या घास फूस का भी ऐसे बना दिया जाता है इस प्रकार, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ध्यान रखना, अड़वा भी कहते हैं और बिजुका भी कहते हैं। ऑप्शन ए व दो दोनों सही, यानी खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु, ताकि पशु आएगा तो वो इस प्रकार देखेगा भी ये मानव खड़ा है और ये या पता नहीं क्या खड़ा है। लेकिन आजकल ध्यान रखना, जैसे मनुष्य डिजिटल हो रहा है ना, वैसे जो पशु है वो भी खतरनाक हो रहे हैं। पशुओं को भी पता है, लग रहा है इन्हें तो हिल रहा है ना डुल रहा है, ये सीधा ही खड़ा है, इसका मतलब ये कोई डराने के लिए, इसलिए पशु भी आजकल इसको लगा के, सींग लगा के चले जाते हैं, इसको गिरा देते हैं। तो आजकल वो बात नहीं रही, पशु भी खतरनाक हो चुके हैं। जैसे इंसान खतरनाक होता जा रहा है, वैसे पशु भी खुद खतरनाक होते हैं। लेकिन ये प्राचीन समय से ये शब्दावलियां चल रही है, ठीक है। आजकल बिजू का अड़वा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कई जगह। तो राजस्थान के किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को हराया था? राजस्थान के किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को हराया था? कामरान को हराने वाला था राव जेतसिंह, बीकानेर का शासक था राव जेतसिंह, जिसने 1534 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बाबर के पुत्र को हराया था। बाबर का पुत्र कामरान, नाम सुना होगा आपने, हुमायूं, हिंदाल, ये सारे अस्करी, ये सारे किसके? बाबर के पुत्र थे। और बीकानेर का शासक राव जेतसिंह, जिसका आपने नाम खूब सुना होगा, 1541 में पाहिबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वह कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है?
वह कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है? प्रोमट सिटी अमेरिका, टोक्यो सिटी जापान, पेरिस उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, जयपुर की सिस्टर यानी बहन कहलाती है प्रोमोंट सिटी, अमेरिका की है। उसे एकदम उसी प्रकार जैसे जयपुर बसा हुआ है उसी प्रकार ये अमेरिका का ये शहर बसा हुआ है, ये सिटी बसी हुई है प्रोमोंट सिटी। ध्यान रखना। टोक्यो तो बहुत ही चर्चा है, आज से टोक्यो में जुलाई चल रही है और जुलाई में ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। निम्न में से राजस्थान की सबसे पुरानी कार कौन सी है? लो भी ये क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पुरानी कार कौन सी है? देखो पेपर में तो नहीं पूछा जाता लेकिन जीके है, याद रखना। राजस्थान की सबसे पुरानी कार, आजकल तो नई नई डिजाइन के आगे, पहले ऐसे कारें चलती थी, आपने फिल्मों में देखी होगी, दूसरी इस प्रकार की वो कारें, लंबी लंबी सी कारें ऐसे, ठीक है। उनमें एक पुरानी कार कौन सी है? निम्न में से राजस्थान की सबसे पुरानी कार है ऑस्टिन, 1923 की है ऑस्टिन, पहली बार यहाँ पे कार आती है और ये कार सबसे पुरानी है ऑस्टिन, 1923 मॉडल कंपनी की है ये। निम्न में से पगड़ी के गहने हैं, जो पगड़ी होती है उसके गहने कौन कौन से हैं? कलंगी, सरपेज, सरपेज व कलंगी दोनों, ये उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, सरपेज और कलंगी दोनों ही पगड़ी के गहने, यानी पगड़ी पहनी जाती है उस पर भी वो सजावट की जाती है सरपेज और कलंगी की। पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? पगड़ी पगड़ी बांधने के लिए लकड़ी से बना सिर का जो ढांचा होता है उसको कहते हैं मतंगो। क्या कहते हैं? मतंगो कहते हैं। ये शब्दावलियां हैं, पेपर में पूछी जाती है। मधुका इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? मधुका इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? प्याज का, महुआ का, बरगद का, पीपल का। तो महुआ यानी मधुका, महुआ मधुका नाम याद रखना। महुए का वास्तविक नाम है जिसे आदिवासी क्षेत्र में शराब बनाई जाती है, एक सुगंधित पौधा होता है महुए का। निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार कौन है? एक चित्र बनाया था भामाशाह का दान, इस चित्र के चित्रकार कौन है? जब चित्रशैली पढ़ते हैं तो खूब सारे चित्रकार और चित्र हम देखने को मिलते हैं, तो भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार कौन है? यह है बद्रीलाल सोनी, सोनी परिवार के बद्रीलाल जी भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार हैं। अगला, सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति, याद रखना, 12 के अंदर पाई जाती है, 12 के शाहबहादुर किशनगंज में सबसे ज्यादा अपनी जो अस्थियां विसर्जित करते हैं, इस संस्कार को क्या कहा जाता है? अलग अलग जनजातियों में अलग अलग संस्कार है, तो इसको कहते हैं दारी संस्कार। कौन सा संस्कार? दारी संस्कार कहा जाता है। पूछा पेपर में सीधे आता है, दारी संस्कार किसमें प्रचलित है? सहरिया में। या पूछा जाता है दारी संस्कार सहरिया जनजाति में किससे संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव पे, मृत्यु से, इस प्रकार पूछा जा सकता है। झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार मातूराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई, यह कहां पर स्थित है? झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार है मातूराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई थी, यह कहां पर स्थित है? ये इसका उत्तर हो जाएगा बिड़ला कानन उपवन में, बिड़ला कानन उपवन में के अंदर स्थित है। लेकिन वर्तमान में राजसमंद में भी एक बहुत बड़ी शिव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कौन सा अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था? ये देखिए डाक टिकट, कुछ दिन पहले मैंने खूब आपको डाक टिकट करवाए थे और आपने याद भी कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए, लेकिन विलंबना की बात है कि दिमाग से निकल गई कहानी। यही सारी ये श्योर है, दो चारों के याद है, जैसे किशनगढ़ शैली 1973 है, कृपाल सिंह शेखावत, 3-4 आपको ऐसे याद है, बाकी सब गायब। ये श्योर है गायब हो गई। गायब क्यों हो गई? क्योंकि दोबारा अभ्यास नहीं किया, दोबारा अभ्यास नहीं किया तो गायब होगी। तो कौन से अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इसका नाम, घना पक्षी विहार है। नीलकंठ महादेव का मंदिर होने के कारण इसको केवला देव के नाम से भी पुकारा जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी है, रामसर साइट भी घोषित हुआ है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो बहुत ही चर्चित है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य। त्रिकोणात्मक घंटाघर कहां पर स्थित है? त्रिकोणात्मक यानी 3 कोणों का निर्माण करते हुए घंटाघर बनाया गया, ये घंटाघर है झालावाड़ में। पूछे त्रिकोणात्मक घंटाघर, वैसे घंटाघर धौलपुर के अंदर भी है, घंटाघर रामगढ़ के अंदर ही है, सबसे ऊंची टीवी टावर भी बना हुआ है। तो झालावाड़ में त्रिकोणात्मक घंटाघर है। पित्तल पर नकाशी की कला को क्या कहते हैं? पित्तल पर जो नकाशी की कला की जाती है उसको क्या कहते हैं? मरोड़ी कला कहते हैं। पित्तल पर नकाशी कला को क्या कहते हैं? मरोड़ी कला। कौन सी कला? मरोड़ी कला। और उस्ता कला, ऊंट की खाल पे जो की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर की पस्त है। अब बात आती है पित्तल पर जो नकाशी की जाती है, पित्तल पर, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की।
काकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। इसके अलावा तांबे की पूछे तो भीलवाड़ा की, तांबे की भीलवाड़ा की, चंदन की चूरू की, सोने की प्रतापगढ़ की, तो ये सारी बातें पेपर में पूछी जाती है। चांदी की नाथ द्वारा और बीकानेर 2 की। राजस्थान में रसिया बालम मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में रसिया बालम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही केंद्र। कहाँ पे? रसिया बालम जी का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका क्या नाम है? जो चित्तौड़गढ़ किला जिसको कहते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडया। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर मान मौर्य के द्वारा स्थापित, जिसका आधुनिक निर्माण महाना कुंभा ने बनवाया था, जो 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है बड़ी पोल। क्या नाम? बड़ी पोल। निम्न में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, उपनाम शायद ही आपने सुना होगा। निम्न में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? सुजा। सुजा को कहते हैं, जिनका संबंध कहां से है? लाडनू नागौर से। अब इनके कोई तथ्य ज्यादा नहीं बनते, बस ये प्रसिद्ध है। राजस्थान की जैसे रानी लक्ष्मीबाई क्यों प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई, इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी और मरते दम तक लड़ी थी और अपने दत्तक पुत्र को साथ लेकर लड़ी थी और अंत में वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार सुजा लाडनू नागौर की है, उसका प्रसिद्ध है। आदिवासियों द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग क्या कहलाती है? देखो, ये परंपराएं प्राचीन काल की आदिवासियों की है। कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में आग लगाई जाती है। कैसा हो सकता है? क्या कुल देवता जंगलों में आग लगाने से प्रसन्न होते हैं? लेकिन वो पहले की बात थी, जंगल बोते, पेड़ पौधे बोते, कोई फर्क नहीं पड़ता था प्रकृति को। लेकिन आजकल स्वार्थी, मानव के स्वार्थीपन के कारण जंगल वगैरह सब नष्ट हो चुके हैं, इसलिए सरकार द्वारा कानून बनाकर उन्हें बचाया जाता है। तो इन सब पे अब रोक है, ध्यान रखना कि कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में आग लगाई जा रही है, उसको कहते हैं मगरा स्नान। क्या कहते हैं? मगरा स्नान कहा जाता है। लेकिन ये शब्दावलियां है, संस्कृति है, ये पेपर में पूछी जाती है। गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त किस जिले को कालाहांडी कहते हैं? ये तो बहुत बार मैंने बताया है। गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति 12 के अंदर रखती है, इसलिए इस 12 जिले को सहरिया जनजाति के गरीबीपन के कारण और कुपोषण से ग्रस्त होने के कारण 12 जिले को काली हांडी कहा जाता है। 1-2 बार पहले भी मैं एक क्वेश्चन को बता चुका हूं, लेकिन अब आपके दिमाग में आ गया अभी काली हांडी क्यों कहते हैं। निम्न में से जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता है? जयपुर रियासत का जो जितना भी राजस्व रिकॉर्ड होता था, उसे क्या कहते थे? तो अड़सटा कहते थे। अड़सटा क्या कहते थे? अड़सटा क्या कहते थे? अड़सटा। याद रखना भी, सीधी सीधी शब्दावली। निम्न में किससे मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेने वाले को क्या कहा जाता था? मेवाड़ रियासत में जो स्वामी भक्ति की शपथ लेता था, उसे क्या कहा जाता था? तो सीधे सीधे मैं बता देता हूं, आन लेना। शपथ लेना, आन लेना, मर मिटने की शपथ लेना, आन लेना, ये याद रखना। ग्रासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? विनिमय विवाह क्या होता है? विनिमय, विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान, लेना और देना होता है, आयात करना निर्यात करना होता है विनिमय विवाह। तो सीधा सा हो जाएगा ओटा साटा, यानी ओटा सोटा, यानी आटा साटा। आज भी होता है हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, यानी लड़की दी जाती है और लड़की ली जाती है। कुछ तो परिवारों में ऐसा हो गया कि जब तक लड़की नहीं दी जाती है तब तक लड़की की शादी नहीं होती है, तो अट्टा सट्टा हो जाता है। 2001 से 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः बताइए। अब बात आ गई, देखो क्वेश्चन किस प्रकार की 2001 से 2011 की पूछ रही। तो इसका उत्तर देखिए, 4 जिले घटते क्रम में बताने, घटते क्रम में चारों जिलों के नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। 2011 के जनगणना अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर में 32.5%, फिर जैसलमेर में हुई है 31.8%, फिर जोधपुर में हुई है 27.7% और फिर बांसवाड़ा में 26.5%। ये आंकड़ा याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। जब तक नई जनगणना नहीं आएगी तब तक 2011 की पूछी जाएगी। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर की है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा ग्रामीण गांव कहां पे है? श्री गंगानगर में। और सबसे कम ग्रामीण गांव कहां पे है? यह है सिरोही के अंदर। और सबसे ज्यादा आपको पता है ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का है, कितना? 1003। कितना? 1003।
राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, क्वेश्चन भी आ जाता है साथ साथ में। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली, कितना? 1003 पूछा जाए। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें लिंगानुपात है वो 1003 यानी 1000 से ऊपर है? ध्यान रखना, वैसे तो कोई नहीं है क्योंकि डूंगरपुर का लास्ट 994 सर्वाधिक, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का 1003 है। इस चीज को याद रखना है। अगला, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या भी बहुत कम है, 6 पॉइंट कुछ लाख इसकी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे जयपुर जिले की है। 2011 की जनगणना के अनुसार 66 लाख है। 10 साल हो चुके हैं, अब देखो आगे कितनी बढ़ती है। और सबसे ज्यादा आपको पता है जनसंख्या 66 लाख सबसे ज्यादा, सबसे कम जैसलमेर की है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिंगानुपात के मामले में सुमेलित करना है। जोधपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सिरोही। तो देखिए डूंगरपुर का लिंगानुपात तो 994, ये तो हमें क्लियर पता है, 994 सर्वाधिक डूंगरपुर का ही है। उसके बाद देखिए डूंगरपुर का ये इतना हो गया, फिर जोधपुर का कितना होगा? तो देखिए डूंगरपुर और फिर जोधपुर का हो जाएगा 916, कितना हो जाएगा? 916 हो जाएगा। और धौलपुर का 846 हो जाएगा, और सिरोही का हो जाएगा 940। सिरोही का 940, यानी सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला धौलपुर ही है। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? 846 धौलपुर का है। फिर जैसलमेर का आता है 852। तो यह थोड़ा सा मिला लेना। दोबारा बताता हूँ, जोधपुर का 940, ये 916, डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 846, सिरोही का 940। इसका उत्तर यहाँ देखना चाहते हो देख लेना, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी सर्वाधिक जनसंख्या तो हमें पता है भी जयपुर के लगभग 66 लाख के आसपास है, नहीं 66 लाख के आसपास है। और घनत्व भी सबसे ज्यादा जयपुर का है, 598, 595 जो भी हो। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला जोधपुर हो जाएगा। अभी कौन सा? जोधपुर, जिसकी जनसंख्या 36,87,165 है। ध्यान रखना, ये भी दूसरा, पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष व महिलाएं किस जिले में है? पुरुष और महिलाएं दोनों किस जिले में है? तो सर्वाधिक जयपुर के अंदर। अभी ग्रामीण और जो लिंगानुपात है वो भी यहाँ सही पनपता है, तो पुरुष और महिला जो है वो सबसे ज्यादा जयपुर में है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या अनुपात वाले जिले, अब आपने 10 साल हो गए 2011 की जनगणना पढ़ते हुए और आखिरकार खत्म होने जा रही है और नई आएगी, लेकिन फिर भी हमें अनुपात, प्रतिशत और ये क्वेश्चन आज तक याद नहीं हुए। देखो क्या करें, एक बार पढ़ा फिर भूल गए, आंकड़े हैं फिर पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या अनुपात वाला जो जिला है वो जैसलमेर में है। यानी अनुपात भी क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या का अनुपात भी कम है, यानी सिर्फ उसके क्षेत्रफल का 0.98% ही है। देखो राजस्थान का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो अभी मैंने आपको बताया था पूरे 10 सालों में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो बाड़मेर की हुई है, 32.5%। और सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो श्री गंगानगर, एकमात्र ऐसा जिला जिसके आगे श्री गंगानगर श्री लगता है, सिर्फ 10.10% वृद्धि हुई है। लाज रखिए इसने पूरा की। राजस्थान का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, न्यूनतम आ गया तो गंगानगर, कौन सा? गंगानगर 10%, याद रखना ये पेपर में आते हैं। जैसल ये आपका बाड़मेर और गंगानगर से तो क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यानी जो शिशु है 0 से 6 वर्ष के, उसमें न्यूनतम जनसंख्या वो जैसलमेर में, वो भी कहां पे है? जैसलमेर में है, 1,30,463। जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने? अभी मैंने आपको बताया था 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाला एक भी जिला नहीं है, एक भी जिला नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि डूंगरपुर का 994 लिंगानुपात है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अगला, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये याद रखना, 12 सितंबर 2011 को राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। राज्य के निम्न में से किस भूभाग में सर्वाधिक जनघनत्व है? ये क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस भूभाग में सर्वाधिक जनघनत्व है? जनघनत्व सर्वाधिक, देखो उत्तर पश्चिम में तो 61% पे 40% जनसंख्या है।
मध्यवर्ती भूभाग है जो अरावली का भाग है, 9% क्षेत्रफल पे 10% जनसंख्या है। मैदानी भाग में 23% क्षेत्रफल पे 39% जनसंख्या है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग में यानी जितना बच जाता है आपका 7.89% पे 11% जनसंख्या है। तो मान के चलो जहां क्षेत्रफल कम होगा और जनसंख्या ज्यादा होगी उसका जनघनत्व ज्यादा होगा। तो पूर्वी मैदानी भूभाग का जनघनत्व सर्वाधिक है, जिसमें आप जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर इन सब का जनघनत्व ज्यादा है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहने का प्रमुख कारण, अब यहां से आपको क्वेश्चन भी बन गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्यार से दोगे। बाल विवाह कारण है, निरक्षरता व गरीबी कारण है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता है, या आवर्जन है? तो निरक्षरता और गरीबी है, ये सबसे बड़ी बात है। अब अगर पूरे पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान साक्षरता के मामले में बहुत पीछे, इसकी रैंक आती है 28वीं, 27वीं, कभी 24वीं, वहां तक पहुंच गया। और गरीबी का मामला भी बहुत बड़ा संकट लेके खड़ा है। राजस्थान में हुन हुंकार तोप कहाँ स्थित है? राजस्थान में हुन हुंकार तोप कहाँ स्थित है? तो ये मैंने आपको धौलपुर के अंदर, शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में, वहां है। पश्चिमी राजस्थान में खुशी या गम के अवसरों पर अपने निकट संबंधियों तथा मित्रों के मेल विलाप के लिए किया जाने वाला आयोजन निम्न में से क्या होता है? खुशी या गम के अवसरों पर निकट संबंधियों और मित्रों को मेल विलाप के लिए किया जाने वाला आयोजन होता है, उसको रियाण कहते हैं। क्या कहते हैं? रियाण कहा जाता है। तन सुख क्या है? पायजामा है, पगड़ी है, अंगरखी है, या ओढ़नी है? तो तन सुख एक अंगरखी है। क्या है? अंगरखी है। दो या चार लड़ी के गले में पहने जाने वाले हार को क्या कहते हैं? यानी जो हार होता है, एक लड़ी हो गया, दो लड़ी हो गया, तीन लड़ी हो गया, चार लड़ी हो गया। कई कई तो एक लड़ी के शौकीन होते हैं, कोई दो केर, तीन केर, कोई हाथ में पांच पांच लड़ी का पहन के रखते हैं। उस हार को क्या कहते हैं? जैसे हार हार गले में पहना जाता है, उसे कहते हैं हासला। क्या कहते हैं? हासला। छोटा होता है जब तो हार होता है, अब चार चार गुत गुत के बना देते हैं, उसको हासला कहते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र है टामक। टामक कौन सा होता है? बहुत बड़ा। टामक जैसे नौबत होती है ना, ड्रम जे डम डमाडम हो जाते हैं, वैसे ही बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है, उसको टामक कहा जाता है। ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है। तो लोक वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? टामक। तो ये 50 क्वेश्चन आपके रोज के आपको 9 बजे प्राप्त हो जाते हैं, और लगातार आपको प्राप्त हो रही है। शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास। और एक सूचना फिर आपको बार बता रहता हूँ, 1000 प्लस मुख्य तथ्य की जो हमारी पीडीएफ है वो जनवरी से जून 2021 लास्ट 6 मंथ की, और मुख्य तथ्य के साथ है, पूरी एकदम तथ्य के साथ, ये खरीदने के लिए। और इसके साथ आपको 2020 की भी प्राप्त होगी। इन दोनों ई बुक है, ये प्रिंट इनका निकाल सकते हो आप। खरीदने के लिए संपर्क करें 8094496272 पे, और इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। ये आपके लिए कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, इन सब एग्जामों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक बार इसको देखकर, क्योंकि इतना जनवरी से जून 2000 पूरा डाटा, क्योंकि हमारी सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास होती है, महज 15 से 18 मिनट की क्लास होती है, और उसमें सब पूरे हम मैटर को जितना कोई 1 घंटे 1.5 घंटे में करता है उसको क्लियर कर देते हैं। तो आप भी आज तक ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी विद्यार्थी ने जनवरी से जून 2021 तक के पिछले 6 महीने का वीडियो नहीं देखा है तो 2 घंटे की महा मैराथन क्लास को आप जरूर देखिए, ताकि आपका जनवरी से जून का मुख्य जो मैटर है वो क्लियर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।